मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना मिल के मिट्टी में गुलो गुलजार होता है। आज इस पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही एक ख़ास बेहतरीन शख्सियत आज यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका नाम है दीपक यादव। इस साल ये RAS के टॉपर हैं, रैंक 129 आई है। और ये शेयर ख़ास तौर पे इनके लिए था क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत करी है पूरी लगन के साथ, अपने आप को भुला के, अपने पास्ट को भुला के एक नया किरदार बनाया दीपक ने। और इनकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही। UPSC के दायरे से गुज़रती हुई RAS पे पहुंच चुकी है, वहाँ पे इनको सक्सेस मिल चुकी है और आगे और भी बहुत सारी सक्सेस की गुंजाइश है और उम्मीद भी है। तो स्वागत करते हैं दीपक यादव का हमारे पॉडकास्ट में। ख़ास बात ये भी है कि RAS के टॉपर तो दीपक बन ही चुके हैं, उसी के साथ हमारे बहुत क्लोज दोस्त भी हैं और एग्ज़ाम मिनिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। काफ़ी बच्चों को मेंटरिंग प्रोवाइड कर चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ उनका भविष्य सुधारने में भी दीपक जुड़े हुए हैं और बच्चे काफ़ी इंस्पिरेशन पाते हैं इनसे। तो बहुत बहुत स्वागत दीपक आपका पॉडकास्ट में। तो घर की बात है, अपना ही जो है पॉडकास्ट है। तो हम सोच रहे थे कि क्या माइंडसेट होता है एक इंसान का, इतने टाइम से जर्नी रही आपकी और हर तरीके से आपने इस जर्नी को देखा। एज अ मेंटर भी आपने इस जर्नी को देखा, एज एन एस्पिरेंट भी देखा और आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन भी गए हैं आज। तो पहले तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको पता चले कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। अपने ही घर की बात है। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो इस तरह का था कि मैं जयपुर में शाहपुरा करके एक तहसील पड़ती है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है बिशनगढ़। अच्छा। तो वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी जो है सरकारी स्कूल में टीचर हैं जी, बाकी खेतीबाड़ी करते हैं जी। तो मेरी जो स्कूली शिक्षा थी वो 10वीं तक अपने ही गाँव के जो राजकीय विद्यालय है उसमें हुई थी। अच्छा। तो हिंदी मीडियम से था और सरकारी स्कूल में पढ़ता था जी। हालांकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था जी। तो मेरी 2010 में 10th क्लास में 91% थी गवर्नमेंट स्कूल से। तो वो भी बहुत अच्छी बात थी। और वहाँ जो मुझे वहाँ के हेडमास्टर साहब थे उस टाइम पे, श्री बंशीधर जी, उनका बहुत योगदान रहा है मेरी पर्सनैलिटी को निखारने में और इन सब चीज़ों में। उसके बाद मैंने IIT की प्रिपरेशन शुरू कर दी। चूँकि इंटेलिजेंट थे तो मोस्टली गाँव में, और गाँव छोड़ो आप अर्बन इंडिया में भी जो मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है वो डॉक्टर इंजीनियर वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे IIT के लिए भेज दिया गया। मैंने 12th के साथ IIT भी क्रैक कर लिया। ठीक है, तो वो भी हिंदी मीडियम से किया। अब जैसे ही IIT पहुंचे तो अचानक से इंग्लिश मीडियम हो गया। हाँ। तो फेल तो हुए नहीं फर्स्ट ईयर में। हाँ। लेकिन झटके लगे जी। पास करने में बहुत मुसीबतें आई। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने लगे। हाँ। और बिना फेल हुए हमने जो है टाइम पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और हमारा प्लेसमेंट भी हो गया। तो हमें वो कॉन्फिडेंस मेंटेन रहा कि यार हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। तब तक जैसे गौरव अग्रवाल सर हैं, वो उन्होंने UPSC क्रैक किया था, तो वो एक बार हमारे कॉलेज में आए थे। हाँ। तो फिर मुझे प्रेरणा मिली कि यार मैं UPSC की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि IITians बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ। एलुमनाई हैं साहब, गौरव सर। एलुमनाई हैं गौरव सर, तो वो था। और हमारे कॉलेज में एक सिविल सर्विसेज क्लब करके एक सोसाइटी भी चलता था जी। तो ना वो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मजबूत होती गई। राइट। फिर मैंने अपना जो प्लेसमेंट था वो ज्वाइन किया, अपनी नौकरी ज्वाइन की, और कुछ ही महीनों में वो नौकरी छोड़ दी है ना। तब मेरे में वो वाला एटीट्यूड था कि मैं तो 2 मिनट में सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में IPS, सेकंड में IAS, उस तरह का माइंडसेट था। पता नहीं था कि UPSC बहुत अलग तरह की चीज़ होती है। वहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम में अपनी कोचिंग शुरू की, है ना, तैयारी शुरू की इंग्लिश मीडियम में। सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे आई वो यहाँ पे आई, है ना। अब हम लोग सामान्यतः इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन जो आपकी भाषा होती है वो एक आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बिल्कुल। मेरा जो फाउंडेशन था पूरा हिंदी मीडियम में था जी। जैसे अचानक ग्रेजुएशन से स्विच कर रहे हैं तो आप सोशल साइंस को पढ़ने लगे, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो मैंने तो ये सिर्फ 10th तक पढ़े थे, उसके बाद तो मैथ्स में आ गया था, मैथ्स वगैरह हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। तो वो मेरी एकदम से हिंदी से इंग्लिश में आ गई, और वो भी उस लेवल की जहाँ पे मेरे को UPSC की तैयारी करनी है। राइट, है ना। तो आप यकीन मानिए कि मुझे पहले साल, अपने कोचिंग के पहले साल में अपने नोट्स में, जैसे सोवर्निटी है, पॉलिटी मेरा शुरू में चला था जहाँ पे मैं तैयारी करता था, तो सोवर्निटी को मैं ऐसे लिखता था, संप्रभुता।
सोशलिज्म को समाजवाद, ऐसे लिख लिख के मैंने तैयारी शुरू की। और कहीं ना कहीं उस वजह से ऐसा हुआ कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ जी। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए कि आपका जो पिछला एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है उसके हिसाब से आप जो अपना मीडियम चूज कर सकते हैं ना। हालांकि अभी तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में बहुत पढ़ने लगे हैं तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो हिंदी मीडियम वाली भी चीज़ है ना वो भी काफ़ी कारगर साबित होती है कि मुझे लगता है कभी कभी अगर मैं हिंदी मीडियम में होता तो भी कहीं ना कहीं शायद इससे ज़्यादा आगे जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है ना। मुझे फिर उसके बाद मैंने 2017 में जब अपना प्रीलिम्स दिया तो नहीं हुआ, 18 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं बहुत क्लोज जाके जो है प्रीलिम्स के रहा, लेकिन तब तक मेरा फाउंडेशन ठीक हो चुका था, मेरी तैयारी ठीक हो चुकी थी, लेकिन प्रीलिम्स मेरा 3 या 4 मार्क्स से मिस हुआ। उसके बाद 2019 से मैंने लगातार यूपीएससी मेंस दिए। मेंस में चूंकि आपको लिखना होता है, फिर से वही है कि ऐसे में मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि ऐसे में आपकी लैंग्वेज पे कितना अच्छा कमांड है वो ही देखना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ऐसे तो पूरा गेम ही लैंग्वेज का है। अब 2 साल में मैं अपनी अंग्रेजी वैसी तो सुधार नहीं सकता कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कम्पीट कर सकूं। राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि मैं उस चीज़ में थोड़ा सा पीछे रहने लगा। लेकिन अंततः आते आते मैंने 19, 20, 21, 22 तक लगातार 4 मेंस दिए और 22 में मेरा जो मेंस है 5 मार्क्स से रहा। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि अब मैंने वो चीज़ें और वो अपनी स्टेजेस पार कर ली हैं जहाँ पे अब लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं रहा है। लेकिन जो सीखने वाली बात थी वो सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि लैंग्वेज ने मेरे कितने साल ले लिए हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं 2 साल तो मेरे लैंग्वेज की वजह से कहीं ना कहीं मैं पीछे हो गया लोगों से, और इस दौरान वो घमंड भी टूट चुका था कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ ना। लेकिन उम्मीद बाकी थी, जैसा कि अच्छा मुझे पोइट्री का शौक था तो फैज अहमद फैज का एक शेर था कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, बहुत लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो वो शाम ढलेगी कभी। तो इसी उम्मीद में मैंने 22 तक तैयारी की यूपीएससी की। उसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ वो मुझे ये हुआ कि 22 वाले अटेम्प्ट का जो मेंस था यूपीएससी का वो कोविड की वजह से जनवरी 2000 मतलब उसमें था डिले हो गया था, जनवरी में हो गया था, पहले सितंबर में होना था। तो वो 16-17 जनवरी के आसपास मेंस खत्म हुआ और उसी टाइम मेरा आरएस का प्रीलिम्स निकला हुआ था। और आरएस के प्रीलिम्स निकलने में यूपीएससी का ही सारा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा और ज्योग्राफी पढ़ी क्योंकि जिस तरह के प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स थे उसके हिसाब से इन 2 सब्जेक्ट्स का जो आरओआई था बहुत अच्छा था कि आप 10 दिन में दोनों सब्जेक्ट को रट सकते हो अच्छे से और आप वहाँ पे 15-20 क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली। बाकी अगर आपका यूपीएससी वाला पार्ट अच्छा है तो आप 50% मार्क्स वैसे अटेम्प्ट कर लोगे। मेरा प्री निकल गया था। अब 16 या 17 जनवरी को यूपीएससी मेंस खत्म हुआ, उसके बाद 20 या 21 फरवरी को आरएस मेंस होना था। लेकिन वही उसमें एक चौथा पेपर होता है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आती है, वो मुझे पढ़े बहुत लंबा वक्त हो गया था। हिंदी बारी के बाद पढ़ी नहीं थी और उसमें प्रॉपर ग्रामर आती है ना। तो एक बार की मेरा मन किया कि यार नहीं हो पाएगा। फिर मैं अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि यार तू ये कर सकता है। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। अगले ही दिन जिस दिन मेंस खत्म हुआ मैं दूसरे दिन जयपुर आया। कुछ नोट्स मैंने मार्केट से जुगाड़े क्योंकि पता नहीं था कहाँ है, कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज मेरे से लैक कर रहे थे। फिर मैंने उनको 1.5 महीने में पूरा पढ़ दिया, जितना हो सकता था मैंने पढ़ दिया। कुछ मोटे पार्ट्स मैंने छोड़ दिए, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है लेकिन अगर आप उसको देखोगे सिलेबस के हिसाब से तो 30 से 35 मार्क्स की आती है। तो मैंने ना थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे खुद को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि बच्चे जब स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो ख़ास तौर पे राजस्थान सर्विसेज का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है। छोटी छोटी चीज़ें उसमें, योगा भी है और मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी उसमें थोड़ा सा आ जाता है और राजस्थान हिस्ट्री तो खैर बहुत ही बड़ी है। और लोग वो सिलेबस को देख के एक तो डर जाते हैं और पूरा जो फोकस हो जाता है वो बड़ी चीज़ में चला जाता है। और मैंने देखा है कि जो कुछ लोकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं यहाँ पे जयपुर में, वो साहब हिस्ट्री को पकड़ के, क्योंकि वो थोड़ी सी ग्लोरीफाइड लगती है, पढ़ाने में मज़ा आता है, तो ज़्यादातर टाइम वो उस पर स्पेंड कर देते हैं। तो बच्चे ये आरओआई नहीं देखते हैं उसमें। तो वही है सर, जैसे राजस्थान हिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो मेरा उस अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल हो गया था ना जी। तो उसके पीछे जो मेन जो तैयारी थी मेरी वो ये थी कि एक तो चौथा पेपर मैंने हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लिया था जी। दूसरा ये था कि मैंने हिस्ट्री देखा, फिर मैंने देखा बहुत बड़ा है, तो मैंने ऐसे देखे कि 5 लाइनों में सिलेबस लिखा हुआ है, 5 या 6 लाइनों में। तो अगर 35 नंबर आते हैं उसमें से तो हर लाइन में जो सिलेबस है वो 7 नंबर का हो जाता है अगर अपन ऐसे देखें कि बराबर बटेगा। तो उसमें 2 टॉपिक थे, एक तो था कि राजस्थान के लोक देवी एंड लोक देवताएं, एक और था कि राजस्थान का आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, ये सब पार्ट। तो वो मेरे लिए रिलेटिवली इजी था और मैंने देखा कि उनसे सिर्फ 7-7 नंबर के नहीं, उनसे ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, कि प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स देखे। तो मैंने उसको क्या किया, अपने दोस्तों के जो नोट्स थे वो जहाँ से भी पढ़ते थे वो नोट्स लेके
और 12 पेज में आप यकीन मानिए 12 पेज में मैंने उनके नोट्स बनाए। और जब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए तो मैंने 5 या 6 नंबर छोड़ के सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। मतलब राजस्थान हिस्ट्री के नाम पे मेरे को बहुत कुछ नहीं आता था, जो राजवंश वगैरह थे कुछ नहीं पता था उनका, लेकिन मुझे पता था कि क्या पूछा जाएगा और अगर उसमें मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा है तो मैं कैसे आंसर लिखूंगा। राइट, ठीक है, वो चीज़ मैंने की, छोटे सब्जेक्ट्स मैंने तैयार कर लिए। और फिर जब आप बोलते हैं ना लोग कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने की कोशिश करती है। हुआ ये कि जैसे ही एग्जाम होना था उसके 2 दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन हो गया। वाह, मुझे 1 महीने का और टाइम मिल गया। तो फिर मैंने वापस जो है अपनी हिंदी वाली जो पार्ट था उसको रिवाइज किया। फिर उसमें कुछ पत्र लेखन जैसे पार्ट टॉपिक्स थे उनको मैंने लिखने की प्रैक्टिस की, क्योंकि तब तक मैंने लिखा नहीं था, सिर्फ फॉर्मेट्स थमते थे, इतना ही टाइम था। फाइनली ये हुआ कि मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया। वहां से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की हुई है तो आरएएस का सिलेबस देखने में ऐसा लगता है कि यूपीएससी से 60% अलग है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने यूपीएससी में बहुत अच्छे से तैयारी की है तो आप 1.5 से 2 महीने में पूरा आरएएस का सिलेबस इतना अच्छे से कर सकते हैं कि आप एक अटेम्प्ट में अपना आरएएस क्लियर कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने देखी और उसके साथ फिर मैंने सोचा कि अभी अपन यूपीएससी को पॉज पे रखे और आरएएस 2023 जिसमें मैं अभी सेलेक्ट हुआ उसको मैं टारगेट करता हूँ। राइट। और इसी दौरान मैंने जो अपना जॉब भी शुरू कर दिया, वहीं पे मैं आपसे मिला, आपके सानिध्य में आया, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली, आपसे कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि जो एनालिटिकल अप्रोच है उसमें ना कैसे काम आती है वो चीज़ें। क्योंकि आरएएस का आरपीएससी का ट्रेंड भी कुछ ऐसा हो चुका है, पहले सीधे क्वेश्चन आते थे कि इनका क्या योगदान रहा है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। अब वो आपको एक स्टेटमेंट देते हैं, पहले आपको स्टेटमेंट को डिकोड करना होता है, फिर उसकी डायमेंशन समझनी होती है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन छुपे हुए हैं, है ना। वो हैक अगर आपको आ जाता है और वो ना यूपीएससी आपको दिलाती है। राइट। ऐसा नहीं है कि वो आरएएस की तैयारी करने वाले बच्चों में नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो ट्रेन किए जाते हैं कोचिंग्स में, जिस तरह से वो ट्रेन किए जाते हैं वो चीज़ उनको सिखाई नहीं जाती, क्योंकि ट्रेडिशनली वो मार्केट ऐसा मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ बड़ा अन्याय सा होता है। जी सर। और ये मैं सिर्फ स्टेट सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राजस्थान सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी की भी जो तैयारी काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो करवा रहे हैं। डेफिनेटली कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि बच्चों को ऐसा बना दिया जाता है जैसे वो फैक्ट्री के अंदर गए और फैक्ट्री का प्रोडक्ट जो है निकलता जा रहा है। जी। तो उनकी जो एनालिटिकल स्किल है, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं क्रश हो जाती है। जी जी। और ये फिर जब आप खुद ही सोचिए, जैसे आप अगर एग्जामिनर हैं और अगर सारे आपको एक ही टेम्पलेट पे आंसर मिल रहे हैं कि साहब उसका इंट्रोडक्शन ऐसा है, बॉडी ऐसी और उसमें हेडिंग डाल के वे फॉरवर्ड लिख के सब वो कर रहे हैं, तो फिर इरिटेट हो जाता होगा एग्जामिनर भी कि यार पूछा कुछ और गया है, तुम जो है अपना जो तुम्हें चीज़ आती है तुम वो लिखते चले जा रहे हो, तो कैसा नंबर मिलेगा। सही बात है ये सर। वो जो होती है एक रोट लर्निंग वाली चीज़ देखने को मिलती है वहाँ पे, तो एग्जामिनर भी बोर हो जाता है। ये चीज़ ना मैंने अपनी मेंटरशिप के दौरान भी देखी है, पहले भी बच्चों में देखी, अभी भी ऐसा होता है कि बच्चों में ना जो यूनिवर्सिटी या स्कूल में जिस तरह के आंसर लिखे जाते हैं ना, एक तो अनफॉर्चुनेटली हायर एजुकेशन में इस तरह का हो गया है कि वो चीज़ें उस तरह से डेवलप नहीं की गई है ना, तो वही वाला ट्रेंड देखने को मिलता है। एक कहीं ना कहीं ये होता है कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है जी, पूरी में ही होता है, मतलब GS 1, 2, 3, 4 सब में ही आता है। बच्चे मैगजीन से पढ़ते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर जो आपको पर्सपेक्टिव देता है, जैसे आपने किसी एक टॉपिक पे 3 एडिटोरियल पढ़े, तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, है ना। उस जो भी वो इश्यू है उसका सब कुछ खाका आपको समझ में आने लगता है, वो इंटरनलाइज हो जाता है। फिर आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, आप आर्गुमेंट जनरेट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स यूपीएससी और बीट आरपीएससी, है ना, क्योंकि आरपीएससी में भी यूपीएससी जैसा ही होने लगा है। अभी जिस तरह की कट ऑफ 208 आई है 800 में से, तो समझ में आ ही रहा है। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है कि आप किसी भी इश्यू को देखते ही आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को खंगाल सकें हाथों हाथ, और वो भी सेकंड्स का गेम होता है कि आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, फटाक से सोचें, उसकी डायमेंशंस देखें और आप आंसर लिख पाएं, एनालिटिकल आंसर। तो वो न्यूज़पेपर रीडिंग से, है ना, जो आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर रीड करते हो उससे आती है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, इस बार जो आरएएस मेंस था उसमें जियोपॉलिटिक्स को लेके एक सवाल था, रशिया यूक्रेन वार वाली जियोपॉलिटिक्स को लेके। तो जनरली बच्चे ना उस चीज़ को सिर्फ युद्ध में कितने मरे, क्या हुआ, कहाँ बम फोड़ा, कहाँ, ना वो साइट्स याद करते रहते हैं, ये यहाँ इस लोकेशन पे फोड़ा, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेशन का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है ना, वो सब चीज़ें। जैसे कि यूक्रेन में जो रशिया को जो विंटर पोर्ट्स का एक्सेस नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके फ्रीज हो जाते हैं आर्कटिक की तरफ, है ना, तो वो वाले इश्यूज, है ना, जैसे मैंने कहीं ना कहीं ये एडिटोरियल में पढ़ा था तो वो दिमाग में चिपक गया। ठीक है। दूसरा आया था जो इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को लेके अभी उसको, उसमें प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बजट में अपने प्रोविजंस लाए गए थे, है ना, उस पर फिर से क्वेश्चंस आ गया।
टोकामैक पे एक क्वेश्चन आया था SNT में, तो वो मैंने यूपीएससी की प्रीलिम्स के लिए, चूंकि मैंने 2025 में फिर से अपना यूपीएससी दिया है, तो इसमें मैंने पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी ना बहुत इंटीग्रेट होती जा रही है और ऐसा होता जा रहा है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी आरएएस में बिल्कुल काम नहीं आती। इनफैक्ट अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी है तो आरएएस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। हाँ। और आपको बहुत बच्चों से बहुत आगे निकाल। मुझे ऐसा लगता है कि आरएएस हो चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट सर्विसेज में ज़्यादातर स्टेट सर्विसेज अपने एग्जाम को यूपीएससी के पैटर्न पे अब लाते जा रहे हैं। जी सर। और पहले लोगों को ऐसा लगता था, और मैं देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को, कि वो कहते हैं कि सर पहले हम स्टेट की तैयारी कर लें, जब ये हो जाएगा तो फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो दोनों में उतनी है जी भाई। स्टेट सर्विसेज निकालना आसान चीज़ तो नहीं है वो भी उतना ही डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप कंपटीशन देखें तो स्टेट सर्विसेज में ज़्यादा लोग बैठते हैं। जी सर। तो कंपटीशन तो ज़्यादा है, तो ये जो माइंडसेट बड़ा गलत सा बना दिया गया है, वो मतलब लोकल इंस्टीट्यूट्स नहीं वो बना दिया कि यार पहले तुम ये देख लो फिर वहाँ पे वो देखना। मुझे लगता है कि अगर वो तैयारी करी जाए तो स्टेट सर्विसेज कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। हाँ सर, ये तो मेरा जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊँ सर, जैसे ही मेरा 23 का मेंस हुआ, इंटरव्यू चालू हो गए, अप्रैल में इंटरव्यू चालू हुए, अभी 25 में, तो मैंने पहले ही माइंड सेट अपना बना लिया था कि अब मैं 25 वाला अटेम्प्ट दूंगा। आपसे मिला भी था मैं कि मैं 2025 के लिए यूपीएससी में अपेयर होने वाला हूँ, क्योंकि 22 के बाद फिर मैंने गैप ले लिया था जी। तो 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स था। तब तक मैंने सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पढ़ा, फरवरी से लेके मार्च अप्रैल मई तक, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स बहुत खेला करता है बिल्कुल यूपीएससी में। तो और आईआईटी से होने के बावजूद ये है कि सीसेट आपको चुनौती दे सकता है, तो मैंने सीसेट की भी अपनी जो तैयारी चालू रखी। जैसे ही 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ, तो उसी दिन शाम को मेरे मन में था कि अब 16 और 17 जून को जो है, या 17-18 जून को, जून में था ये आरएस 2024 का मेंस। तो मेरे सामने ये था कि यार 15-20 दिन बच रहे हैं आरएस मेंस के लिए। वहीं यूपीएससी प्री से मेंस के बीच में 3 महीने हैं, और मैं 2 साल के गैप के बाद तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो क्या मुझे ये 15-20 दिन इधर लगाने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, या फिर सिर्फ यूपीएससी की करनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा ये भी छूट जाए, वो भी ना हो। फिर मैंने जो छोटे टॉपिक्स हैं, जो 6 उसमें छोटे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, फिर थर्ड पेपर में लॉ है, योगा एंड स्पोर्ट्स है, और बिहेवियर है ना जी, उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। वो ना बहुत बहुत काम के थे मेरे लिए। और इनफैक्ट जितना मटेरियल मार्केट में था मैंने स्कैन किया, उसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटीज डाउनलोड की उन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि वो स्कोरिंग पार्ट होता है। राइट। 2 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाँ। तो वो फैक्चुअल टाइप का ज्यादा होता है कि आप 2 मार्क्स में कुछ एनालिटिकल नहीं करवा सकते। ठीक है, आपको डेफिनेशन पूछी गई, आता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने उसको एनसीईआरटीज वगैरह से बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, लेकिन बहुत छोटे छोटे, जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग के मेरे पास 10-12 पेज के नोट्स थे। मैनेजमेंट सबसे बड़ा माना जाता है, उसके मेरे पास 24 पेज के नोट्स थे। और जब सवाल आए तो मैनेजमेंट में कुछ सवाल ऐसा था, जैसे एक था कि ग्रुप बिहेवियर से लेके था सोशल लॉफिंग क्या होता है। हाँ। किसी कोचिंग में या कहीं मुझे नहीं मिला था, लेकिन मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे वो वर्ड देखा, मैंने वो लिख लिया, और 2 नंबर में सीधा पूछा था कि सोशल लॉफिंग क्या होती है। तो मेरे एक दोस्त मेरे नोट्स पढ़ रहा था। हाँ। उसके पास टाइम कम था, तो वो मुझे बोलता फोन करके, यार भाई तूने कहाँ से बनाया? हाँ। मैंने कहा भाई एनसीईआरटी पढ़ के बनाया। हाँ। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया, उसके दूसरे दिन मैंने सोचा यार पढ़ सकते हैं, 15-20 दिन पढ़ सकते हैं, क्योंकि पोस्ट 1096 या 91 ऐसे कुछ हैं इस बार जो मेंस का रिजल्ट आया। तो मुझे ये था कि यार अगर जिस तरह की किस्मत पुरानी रही है वैसा ही रहा तो फिर से एक मौका मिलेगा, तो देना चाहिए डेफिनेटली। मैंने पिताजी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि तुझे प्रयास करना चाहिए। मैंने उन 15-20 दिन में रोज मैं शाम को 2 घंटे हिंदी पढ़ता था, बाकी अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था। फिर मैंने वही प्रायोरिटाइज किए कि अपनी प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स यूपीएससी के मैंने क्लियर कर लिए उनको मैं अभी के लिए होल्ड पे रख देता हूँ, और जो पार्ट यूपीएससी में नहीं था, नॉन यूपीएससी पार्ट, उसको फटाफट रिवाइज करता हूँ। राइट। मेरा फिर से इंटरव्यू कॉल हो गया, और मात्र मेरी तैयारी होगी 16 या 17 दिन की। बीच में पोस्टपोन वाला भी एक जो है उठा आंदोलन सा चला, लोग भटके। मेरी लाइब्रेरी में लगभग 100 के आसपास बच्चे पढ़ते थे, तो जब एग्जाम होना था उसके 3-4 दिन पहले 4 या 5 लोग बचते थे। मैं लोगों को बोलता भी था कि यार पढ़ते रहो, पोस्टपोन हो तो भी तुम पढ़ो, नहीं हो तो भी तुम पढ़ो, पढ़ना तो तुम्हें है। और मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरा तो यूपीएससी मेंस आ रहा था। तो मेरा तो ये था कि जो पढ़ना है अभी पढ़ना है। तो मैं वो सब भूल के पढ़ता था, और फाइनली वो टाइम पे हुआ, और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा, कईयों को जो बेचारे आंदोलन से जुड़ गए थे या डिस्टर्ब हो गए कहीं ना कहीं पे, और मेरा मेंस क्लियर हो गया। तो ये जो 15-16 दिन की तैयारी, जैसे मैं किसी को अगर बोलूँ बाहर जाके यार मैंने 15-16 दिन ही पढ़ा, तो वो मानेगा नहीं। लेकिन एक्चुअली ना इसके पीछे जो फाउंडेशन मेरा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। कि पहले यूपीएससी ने मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसके बाद आरएस 2023 में मैंने बहुत अच्छी सी जो
तैयारी कर ली थी बाकी पार्ट्स की, कि हिंदी वाले पार्ट की मैंने अच्छी तैयारी कर ली, छोटे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, मैंने 15 दिन में पूरा रिवाइज कर लिया था। राइट, है ना। लोग मानते नहीं थे कि यार तू कैसे कर सकता है। मैंने कहा यार ये 15 दिन के पीछे आप बाकी मेहनत देखो, और अपने को मेहनत कहीं ना कहीं उसी तरीके से करना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा ना लोग आधी बात सुनते हैं जी। और कई बार मैंने देखा है कि जब टॉपर्स, जैसे आपने बताया कि 15 दिन तैयारी करी, अब वो एस्पिरेंट्स भी जब सुनते हैं ना तो उनको लगता है कि यार ये गलत कह रहा है इंसान। अब वो 15 दिन की तैयारी के पीछे, जैसे आपने कहा कि जो मेहनत थी वो कोई नहीं देख रहा है कि साहब ये जर्नी जो है लंबी है, जर्नी सबकी लगभग उतनी रहती है। अगर आपने पहले से स्टार्ट किया, जैसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि साहब अगर आप कॉलेज में हैं तो दैट्स द राइट टाइम कि आप अपनी तैयारी कॉलेज से स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि यार अभी थोड़ा टाइम कहाँ रहेगा, कॉलेज के बाद टाइम नहीं मिलता सर, कॉलेज में इतना हो जाता है, सब झूठ बोलते हैं। कॉलेज में आपके पास दुनिया जहान का टाइम होता है। जिंदगी में इतने खाली आप कभी नहीं होते जितने कॉलेज में होते। ठीक है, स्कूल में भी नहीं होता आदमी उतना खाली, क्योंकि वो एक नई इंडिपेंडेंस मिलती है। क्लासेस उतने होते नहीं हैं, उसमें फ्री पीरियड बहुत होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज अगर 5 बजे ख़त्म हुआ किसी का, 3 घंटे आप घूमे फिरे, खाया पिया, दोस्तों के साथ आपने मस्ती करी, 8 साढ़े 8 तक भी अगर आप फ्री हो जाते हैं डिनर करके, और 9 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक अगर आप डेली पढ़ रहे हैं और ये कंसिस्टेंसी आपने रखी 2 से 3 साल तक, तो मुझे लगता है कि कोई भी कंपटीशन जो है डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बशर्ते आप वो 3 घंटे पढ़ाई में लगाएं। अच्छा, ये भी साहब चलती है बात, कह रहे सर वो 12 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं। भाई साहब ये तो मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है सर, ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं मेरी बात कर, मैं मोस्टली जैसे मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वही बोलता हूँ और मैं बहुत जेन्युइन हूँ इन चीज़ों को लेके। पहले मुझे भी ये लगता था कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, है ना। हाँ। अच्छा ठीक है, जब बच्चा ग्रेजुएट होता है और उसके बाद जब नई एनर्जी होती है तो हो सकता है बच्चा 10-12 घंटे पढ़ ले, बहुत जोश होता है। लेकिन जब अब 1-2 बार विफल हो जाते हो या फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, उसके बाद ना तो अपन उतना नहीं पढ़ पाते हैं, और उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये बोलता हूँ ना, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि एक दिन मैंने स्टॉप वॉच खरीदी। पहले मुझे ये लगता था कि यार मैं लाइब्रेरी, सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग टाइप का आदमी हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रात को मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ, उस तरह का आदमी हूँ। तो मैं सुबह 7 बजे तक लाइब्रेरी पहुँच जाता था। और अभी जहाँ पे मैंने RS 2023 की तैयारी की थी, वहाँ पे मैं 3 दोस्त थे हम। मैं, एक श्रीराम था, एक गगन था, तो तीनों की सीट ऐसी थी लाइब्रेरी में 288, 289, 290, और तीनों सेलेक्ट हो गए इस बार। अरे वेरी नाइस। तो ये जो संगत वाली बात भी है बिल्कुल। तो एक दोस्त मेरा झोटवाड़ा से आता था, तो हमें कॉम्पिटिशन, और मैं यहाँ से पास से जाता था, वो झोटवाड़ा से गाड़ी लेके आता था, तो हमें एक कॉम्पिटिशन था कि पहले कौन पहुंचे। हाँ। तो एक दिन वो मेरे से पहले आ गया। तो ये हो गया यार तू इतनी दूर से आ रहा है, तो वो ना कि मैं बहुत जल्दी जाने लग गया, और मैं रात को 9-10 बजे तक लाइब्रेरी रहता था। पॉजिटिव कंपटीशन। हाँ, पॉजिटिव कंपटीशन। आपकी ना संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खैर अपन उस टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे ना बता दूं कि संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे जो दोस्त थे, मेरी ऐसी संगत थी कि पढ़ने में सब अच्छे हैं, सबका अपना एम क्लियर है कि क्या करना है। दूसरी बात, ऐसे भी नहीं है कि वो एकदम सुस्त वाले आदमी हैं, मजे करते थे, फन करते थे। जैसे ही शाम हुई तो 1 घंटे मजे करने हैं तो करने हैं, चाय की थड़ी पे बैठना है, वहाँ पे बातें करनी है, गप्पे लगाने हैं, फिर से वापस आके पढ़ना है। बहुत प्रोडक्टिव पढ़ाई होती थी, है ना। राइट। लेकिन मुझे ये लगता था कि यार टाइम कितना जा रहा है, मैं तो 12-13 घंटे बैठ रहा हूँ। फिर मैंने स्टॉप वॉच लगाई तो मेरा निकल गया है 7.5 घंटे कि कितनी देर में पढ़ने बैठा। और एक दिन मैंने प्रयास करके उसको 8.5-9 घंटे किया, तो मुझे लगा यार ये तो मैं मर जाऊंगा। मतलब जो लोग बोलते हैं कि मैं 13-14 घंटे पढ़ता हूँ, मैंने कहा यार या तो मैं उन पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे से ये नहीं हो सकता। और मैं मानता हूँ कि इतने की जरूरत भी नहीं होती। राइट। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, आप किस रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज हैं और आपके गोल सेट हैं, प्रायोरिटाइज हैं, तो आपको इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से अच्छा, IIT नीट अलग तरह का एग्जाम है, UPSC और जो RPSC है, जो भी सिविल सर्विसेज है, वो इस तरह के हैं कि जो एवरेज बच्चा होता है वो भी इनको क्रैक कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि इनमें एप्टीट्यूड उस तरह का चाहिए होता है कि आप अगर किसी चीज को समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाती है ना। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, जैसे कि किसी बच्चे को फिजिक्स नहीं आती है तो नहीं आती है, तो वो JEE नीट वाला अलग सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा है, 12th मूवी सबने देखी है कि एवरेज बच्चा भी क्लियर कर सकता है। 7 से 8 घंटे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, जब कोचिंग के बाद वाला टाइम मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से अगर वो पढ़ रहा है, वो उसकी स्टॉप वॉच वाला टाइम मैं बता रहा हूँ, मेरा तो इतना ही होता था, है ना। उतने में 2 साल से 3 साल से ज़्यादा किसी को नहीं लगता, है ना। और ईमानदारी की बात है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लाइब्रेरी गए, हर 1 घंटे बाद चाय पीने के लिए बाहर निकलते हैं,
अब उनको लगता है 5 मिनट में चाय हो जाती है, लेकिन 5 मिनट में नहीं होती है। आप जाके बैठते हैं, उसको चाय के लिए बोलते हैं, तब तक 10 मिनट लग जाते हैं, फिर वो बना के देता है, फिर आप पीते हैं, पीने के बाद थोड़ी देर मस्ती करते हैं, फिर आते हैं, बैठते हैं। बैठने के बाद 5-7 मिनट तक तो आप यूं करते रहते हैं, यूं करते हैं। तो वो देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं आप 12 घंटे लाइब्रेरी बैठते हैं तो 7-8 घंटे आपके ऐसे निकल जाते हैं और 5 घंटे आप पढ़ के आते हैं। तो वो माइंडसेट लोगों का ऐसा होता है कि यार लास्ट में जब नहीं होता एग्जाम तो बोलते हैं यार मैं तो बहुत पढ़ा था, लेकिन असल में वो बहुत नहीं पढ़ते। मुझे जहाँ तक जितना एक्सपीरियंस मेरा रहा बच्चों को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तैयारी के टाइम पे तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। जी, आप कितने घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपने उतनी देर में कितना पढ़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बैठ रहे हैं तो आप इस चीज़ को मार्क करिए कि साहब मेरा टारगेट है कि मुझे इस टॉपिक से इस टॉपिक तक पढ़ना है। अब वो 2 घंटे में हो जाता है बहुत अच्छी बात है, 3 घंटे में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 3.5 में होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये देखना हमको ज़रूरी है कि भाई हमारा ये टॉपिक कवर हो गया, वो कवर हो गया, आपने सिलेबस पर टिक कर दिया। अब आपको साइकोलॉजिकली वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा इतना इतना पोर्शन होता जा रहा है। वरना हम देखते हैं कि यार लोग बैठे हुए हैं, वो डेली आ भी रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ भी रहे हैं, उनसे पूछो कितना हो गया, बोले सर समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, वैसा नहीं समझ में आ रहा है, पता ही नहीं, मैं तो सब भूल गया जो भी मैंने पढ़ा। वो यही है कि वो हैफर्ड है हाँ उसमें कि भाई एक अंधी रेस है, उसमें दौड़ना है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी जो है ये 6 घंटे 7 घंटे की है ही नहीं, ये है 24 घंटे की तैयारी। सही बात है ना। 24 घंटे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ चाय पीने के लिए तो भी मुझे कम से कम टाइम में वो चाय पी के फ्रेश होके वापस आना है और फिर इतनी देर तक जो है अपना ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो अगर आप ये सोच के करेंगे तो फिर आप चाहे खेलने चले जाइए, चाहे मूवी देखने चले जाइए, आपको पता है भाई दिमाग को रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है। सही बात है। नहीं रिलैक्सेशन मिलेगा तो आप वो थोड़े टाइम के बाद वो सस्टेनेबल नहीं है, वो आप उसमें जो वेट है वो क्रम्बल करके आप नीचे आ जाएंगे। सर इसमें जो ना एक बात और है, जैसे जब आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए देखा जा रहा है तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आप उसको प्रोसेस किस तरह से कर रहे हैं। जैसे आप अक्सर बोलते हैं कि नॉलेज और विजडम में बहुत अंतर होता है ना, तो वो वाली चीज़ें समझनी पड़ती हैं। जैसे आपने अभी कहा कि 24 घंटे की तैयारी, वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि फाइनली जब आपको इंटरव्यू देना होता है तो इंटरव्यू में लोग ना इस तरह से जज करते हैं, जैसे जो बहुत जनरल परसेप्शन है वो ये कि कितने क्वेश्चन पूछे थे। तो सपोज जैसे मैंने घर पे जैसे बताया तो बोले कितने क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा 35-40 पूछे होंगे, कौन गिनता है वहाँ बैठ के कितने पूछे, कितनों के जवाब दिए और कितने नहीं बताए। तो उनको लगता है अगर 5 नहीं बताए तो 5 मार्क्स कम हो गए। तो वो जनरल परसेप्शन है कि आप कितनों के जवाब दे पा रहे हो उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू मार्क्स मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरी तैयारी ना आपको ट्रेन कर रही है, आपकी जो लबासना वाली ट्रेनिंग है या फिर जो OTS वाली ट्रेनिंग है वो यहीं से शुरू हो जाती है जर्नी के दौरान ही। कि आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की बन जाती है। जैसे मेरी खुद की अगर मैं बात करूं तो वो स्थिति प्रज्ञा की मैं हर बार बात करता हूं कि इमोशंस मेरे पे अब हावी होना बंद हो चुके हैं। तो एक्चुअली ना वो इसी के लिए मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मैं ट्रेन हो रहा था जी कि एज ए ब्यूरोक्रेट आपको बहुत प्रेशर हैंडल करना होता है। तो आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, है ना। तो अगर मेरी ये इतना संघर्ष नहीं होता तो नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिपरेशन है वो आपको ओवरऑल तैयार करती है कि ये तो सिर्फ किताब पढ़ने से तो नहीं आई है मेरे में, सही बात, मेरे फेलियर से आई है ना, उससे मैंने जो लर्न किया उससे आई है, खुद को ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे आगे बढ़ाना है उससे आई है। तो वो पूरा ना कि सिर्फ 24 घंटे ही नहीं है, जितने साल आप इस तैयारी में हो सारा ही सब कुछ ऐसा है कि आप उठते बैठते यही तैयारी है। एक सबसे बड़ी दिक्कत एक्सपीरियंस के साथ ये आती है कि हम एग्जाम को ग्लोरीफाई इतना कर देते हैं कि वो मन में डर बैठा देती है कि यार यूपीएससी क्रैक करेगा। और मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरी यूपीएससी में अभी तक जैसे अगर फाइनल नहीं हो पाया तो उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदी मीडियम से मैं इंग्लिश मीडियम में आया तो वो मेरे में बैठ गया कि यार लोगों जितनी फ्लुएंट ना मेरी अंग्रेजी है, मैं इस एग्जाम को कैसे क्लियर करूंगा। लेकिन जैसे मैंने राजस्थान में स्विच किया ना तो वो एक झटके में इसलिए निकल गया कि मुझे ये लगा था कि बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे ही मेरे मन में था बहुत मुश्किल नहीं, तो वो हो गया, बहुत आसानी से हो गया। लेकिन यूपीएससी को लेके वो ग्लोरीफाई कर रखा था सबने, है ना। तो मैंने और भी लोगों से ये चीज़ सुनी, फिर बाद में मैंने रियलाइज की कि आप एग्जाम को ग्लोरीफाई मत करो, बहुत सिंपल एग्जाम है। जनरली ना वो ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ, जो चीज़ें सिंपल होती हैं वही सबसे डिफिकल्ट होती है इम्प्लीमेंट करने में। तो एग्जाम को हम उस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं कि यार कैसे होगा कैसे होगा, वो नहीं है। आप उसके लिए जो आपको करना है वो करते रहो, ठीक है।
फिर अगर आपके रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो आप उनको एनालाइज करो और फिर से लग जाओ, है ना। लर्न करते रहो, कंटिन्यूसली लर्न करते रहो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते रहो। क्योंकि आपका रिटर्न बहुत अच्छा होता है तो भी कई बार इंटरव्यू में आपके बहुत लो मार्क्स मिल जाते हैं और आप ये सोचते हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन एक्चुअली कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ होती है। जैसे मैं इसका एक वो उदाहरण दूं तो मैंने अपनी हॉबी पोइट्री और शायरी जो है अपने इंटरव्यू के लिए लिखी थी, और चूंकि ये मेरी जेन्युइन हॉबी है, हॉबी जेन्युइन होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं दिखाने के लिए, बना लेंगे, तो वो फेक जो चीज़ है आपकी दिख जाती है। वहाँ जो लोग बैठते हैं वो सीनियर होते हैं, है ना, सही बात, वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। लेकिन हॉबी होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है ना। तो मुझे जैसे ना इस डिफिकल्ट टाइम से निकालने के लिए वो बहुत ज़रूरी थी। मैं अपनी एक वो पोइट्री जो पोएम है वो गुनगुनाता रहता हूँ कि मरूंगा मैं भी पर मैं लड़कर मरूंगा, है ना। उसके साथ ही जैसे मैंने एक लिखी थी कि हो जाए यार, ये मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक बार फिर से जो है तो सर ये थी कि जो मेरा स्ट्रगल है उसी पे मैंने लिखी थी। मैंने अपने मॉक वगैरह में भी यही सुनाई है, काफ़ी मैंने लिखी, लेकिन मैं ये सबसे मेरी फेवरेट क्योंकि मुझे इंस्पायर करती रहती है कि मरूंगा मैं भी पर मैं लड़कर मरूंगा, लड़ूंगा मैं समर के अंत तक, लड़ूंगा मैं अगले जन्म तक, मैं पार्थ नहीं ना सही मैं लड़ूंगा एकलव्य बनकर, मेरे तरकस के तीर खत्म हो जाएंगे मैं तब भी लड़ूंगा, सारे रणबांकुरे मर जाएंगे मैं तब भी लड़ूंगा, और लड़ूंगा जब तक मैं खुदा से वह कलम नहीं छीन लेता जिससे वह तकदीर लिखता है, और इस कलम से मैं सृष्टि के अंत तक काले रेखाएं खींच दूंगा, अनंत लंकाधीशों को मारकर मुट्ठी में भींच लूंगा। वाह वाह। तो मैं अपनी कि यार अल्टीमेटली सबको मरना है। हाँ। और जैसे मेरी अभी एज 2025 में 30 साल हो चुकी है, तो ये था कि मैं अगर पास भी हो जाता 2017 में भी, तो भी मैं आज 30 साल का होता, अभी भी 30 साल का हूँ। तो वो चीज़ अपने दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए कि यार क्या अलग हो जाता, उम्र तो आपकी उतनी ही होती, बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको उसको जीना पड़ेगा, जो आप जर्नी है आपकी उसको जियोगे, कि आप पढ़ रहे हो, आपका जो कर्म है आप उसको बहुत अच्छे से करो, है ना, संघर्ष करो, आप लड़ो उस चीज़ के लिए ना, एक जद्दोजहद होनी चाहिए मन में, है ना, जुझारूपन होना चाहिए, वो करते रहो, बाकी खुश रहो, तभी वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी आती है। और जैसे मैं अभी से बच्चों के साथ ये चीज़ ना शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ सीखने में बहुत टाइम लग गया। हाँ, तो मैं अपनी मेंटरशिप के दौरान बच्चों को यही बोलता हूँ कि जो मतलब एकेडमिक्स वाली पार्ट के अलावा मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप इस चीज़ पे बहुत काम करो, क्योंकि अगर आपका सक्सेस और आपकी फेल्योर आपके दिमाग पे हावी होने लग गया, तो कहीं ना कहीं आप अटकने वाले हो। आपका प्रीलिम्स नहीं निकला या फिर प्रीलिम्स में ऐसे मार्क्स आ रहे हैं जो आपको बाउंड्री पे दिख रहे हैं और आपने 1 महीने तक इंतजार करने में टाइम खराब कर दिया है, तो आपका मेंस बिगड़ने वाला है। है ना। अगर बच्चे ने वो चीज़ समझ ली कि जैसे ही प्रीलिम्स हुआ मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन वाला केस है, तो आगे तो अटेम्प्ट देना ही है, तो रुकना क्यों है। अगर आपके अटेम्प्ट बच रहे हैं तो अगला अटेम्प्ट देना है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू करो। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं करनी है, या तो नहीं करनी है तो छोड़ दो, और अगर करनी है तो दूसरे दिन से बैठ जाओ, मेंस की तैयारी करो। तो वो 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी टॉपर्स इस बात को बोलते भी हैं क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है 3 महीने का, उसमें अगर आपने 1 महीना खराब कर दिया तो बाकी बहुत लोगों से आप पीछे हो जाते हो। सही बात है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये चीज़ आपकी तैयारी में सिर्फ किताबों से नहीं आती है। हाँ। किताबें आपको सिविल सर्वेंट बनाने का 40% हिस्सा है, 60% आपकी पर्सनैलिटी, जिसके अंदर कि आप कैसे अपने इमोशन से डील करते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, कितने हम्बल आप हो, है ना, कितने डिजर्विंग आप हो। और है ना, जैसे एक इंटरव्यू को लेके जो अभी अपन बात कर रहे थे कि सवाल जवाब होता है, वो एक्चुअली ना सवाल जवाब नहीं होता है। आपसे आधे घंटे वो लोग बात करते हैं, उस जैसे आप बाहर आते हो तो जैसा मेरा अनुमान है पीछे से शायद ये होता होगा कि कैसा आदमी था, हाँ क्या शानदार आदमी था। हाँ। वो ये भी नहीं देखते कि आपने कितने सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन जितनों के आपने दिए उसमें आपकी ओपिनियन में क्लैरिटी कितनी थी, है ना, आपके विचार कितने सुलझे हुए थे, आपकी विजडम कितनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना, आपकी ये ना जो बोलने की भाषा है उस पर आपका कमांड कितना था, आप कितने इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, कितने फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत फॉर्मल हो जाते हैं, तो वो मशीन जैसा हो जाता है। अगर बीच में ऐसा लगता है कि रट के जो है आंसर दे रहे हो, एकदम हाथ नहीं हिलने चाहिए और सीधा बैठना चाहिए, तो वो इतना आर्टिफिशियल बन जाते हैं कि वो थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। और अल्टीमेटली ये देखने को मिलता है रिजल्ट में फाइनली कि आप बोलोगे मैंने सारे जवाब फैक्चुअली कंसेप्चुअली सही दिए थे, मेरा बैठने का तरीका एकदम सही था, लेकिन यू वर ए रोबोट, है ना, आप ब्यूरोक्रेट जैसे नहीं लग रहे थे वहाँ पे। फिर आप बाहर आके बोलते हो यार मार्क्स कम आए इंटरव्यू में, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको जब जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये देखना है कि ये आधे घंटे का कन्वर्सेशन है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है।
और जब आपका कम्युनिकेशन है तो सिर्फ आपका बोलने का नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, है ना, आपकी स्माइल कितनी है। किसी अगर उनकी तरफ से पैनल की तरफ से कोई जोक आया है तो आप वहाँ पे बिना मुस्कुराए नहीं रह सकते, और वो नेचुरल आपको मुस्कुराना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, ठीक है। आप हा नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है आपको मुस्कुराना पड़ेगा। अब वहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं कई बार, इनफैक्ट कई बार ये फीडबैक भी दिया जाता है मॉक इंटरव्यू में, नहीं आपको हंसना नहीं है, आपको सीरियस रहना है। अरे सर क्यों सीरियस, मैं आदमी हूँ। तो वो चीज़ें आप में होनी चाहिए कि आप समझो कि इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू है कि आपके अंदर का इंसान कैसा है और उसकी ओपिनियंस कैसी हैं, उसकी मुद्दों को लेके समझ कैसी है और वो सुलझी हुई कितनी, जितने मुद्दों को लेके है। अगर आपको सब चीज़ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको सब चीज़ आती है और आपको उनको अच्छे से नहीं बता पा रहे हो तो दिक्कत है। बात है कि आप अपनी ओपिनियंस और अपने फैक्ट्स को लेके कितने क्लियर हो, आप कितने सुलझे हुए इंसान हो, यही होता है। और जैसे आप बाहर निकलते तो ये पूछा जाता है कैसा था, तो सब ये बोलते हैं शानदार आदमी था, बस मार्क्स वहीं दिए जाते हैं। ये नहीं गिनते वो कि इसने सवाल का जवाब नहीं दिया था, उसका दिया था, ये कोई नहीं। नॉलेज का टेस्ट तो आपका हो चुका है भाई, आप मेंस क्वालिफाई करके जा रहे हैं, चाहे वो RAS हो चाहे वो UPSC हो, क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो वो तो हो ही चुका है। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जो है और पूछना चाहूँगा, बहुत बढ़िया हमारा डिस्कशन रहा, काफ़ी चीज़ों के जवाब आपने जो है बिना पूछे ही दे दिए हैं। आपका जो इंटरव्यू हुआ पर्सनली, उसमें कोई ऐसा सवाल था जिसमें आपको परेशानी हुई, आपको लगा कि यार इसका जवाब मैंने बड़ा अच्छा दे दिया, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा था? मैं बताता हूँ ना सर, यही वाकया अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही मेरा इंटरव्यू पैनल में गया तो सबसे पहले मुझसे मेरी हॉबी पूछी गई कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा पोएट्री। तो कहीं ना कहीं ना वो बात उन तक पोल्ट्री पहुंच गई। पोल्ट्री पहुंच गई तो बोले मुर्गी फार्म, वो जो मुर्गी पालन। मैंने कहा मैं नहीं मैम, की कविता लिखना मेरी जो हॉबी है और शायरी लिखना भी मेरी हॉबी है। अब मैंने चूंकि कविता और शायरी बोल दी तो जाहिर सी बात है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हिंदी से कुछ आएगा, है ना। तो उन्होंने मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता की 2 लाइनें सुनाई, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, और मुझसे पूछा कि ये सुनाई है। तो फिर से मेरा जवाब था कि नहीं मैम नहीं सुनी। ये मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपके शुरुआती 3 सवालों का जवाब नहीं आता आपको, फिर भी आप क्लियर कर रहे हो, और मार्क्स पता नहीं अब जब आएंगे तब पता पड़ेगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मैंने जो चीजें की वो ठीक की हैं, है ना। तो मैंने कहा नहीं मैम मैंने नहीं सुना है। फिर उसके बाद मुझसे अगला सवाल पूछा गया कि इसका किसी पर्टिकुलर शख्सियत से पूछा गया कि इनसे क्या रिलेशन है। तो मैंने कहा मैम जब यही नहीं पता कि किसकी है और क्या है तो शख्सियत से लेना देना कैसे पता होगा, फेयर है ना। फिर मुझे वो लाइनें फिर से उन्होंने दोहराई और बोला कि इसका मतलब बताओ। तो अंग्रेजी तो मुझे आती थी और मैं चूंकि कवि आदमी हूँ तो उन शब्दों की गहराई समझ सकता था, तो मैंने उनका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से कर दिया। तो उनका उधर से आया कि वेरी गुड। तो ये मेरा तीसरा जवाब जो था वो दोनों एकदम फैक्चुअल डिटेल्स मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, किसकी है क्या लेना देना है, लेकिन मैं उस चीज़ की गहराई को समझ गया था। और उसको ना मैंने विजन से, जो पर्टिकुलर वो लीडर की किसी की बात कर रहे थे, नेशनल लीडर थे, तो मैंने कहा कि ये उनके विजन से कैसे रेजोनेट करता है ना। तो वो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं उनको ये बताया होगा कि यार इस आदमी को समझ है कि जब ये पोएम किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से जोड़ी जा रही है तो क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो यही चीज़ देखने को मिलती है। अब अगर सोचता मैं तो वहीं पे डिप्रेशन में आ जाता कि यार 2 सवाल तो मैं जवाब नहीं दे पाया, और वो भी वहां से जहाँ से मैंने हॉबी बोली है। ठीक है, जनरली तो ये बोलते हैं कि हॉबी पे आपका कमांड होना चाहिए, लेकिन मैं क्लियर था कि यार मैं हिंदी में लिखता हूँ, और अगर इनफैक्ट मुझे हिंदी पोएट्री में भी कुछ कविताएं सुनाई जाती तो मैं हो सकता था कि मुझे वो ना पता हो, क्योंकि लिखना मेरी हॉबी, लिखना हॉबी है। और अगर आप पढ़ना भी हॉबी है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है सारा लिटरेचर पता हो, कि भाई कोई किसी की शायरी है और किसी ऐसे शायर का शेर जो है निकाल के बोल दिया, कोई ऐसा जो थोड़ा सा अननोन सा है, तो भाई आपने थोड़ी मतलब पूरा रिसर्च करके रखी है उस चीज में यार। तो यही था। और एक जैसे एक बहुत सिंपल सवाल था। कई बार ऐसा होता ना कि आपको सिंपल चीजें भी नहीं आती है, जैसे राजस्थान की चीजों उसमें बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं रहता था ना, तो जो सिलेबस में था वो मैं सब कुछ पढ़ता था, लेकिन जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है उसकी 1-2 चीजें मुझे नहीं पता थी। जैसे एक और वो बहुत ऑब्वियस सी चीजें थी। मुझसे पूछा गया कि राजकाज पोर्टल क्या है। अब मैं समझ गया कि गवर्नेंस से रिलेटेड बात होगी, चूंकि ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड इंटरव्यू है, तो मुझे लगा यार राजकाज से रिलेटेड कुछ चीज होगी, लेकिन ऐसे तो बोल नहीं सकते कि उन्होंने पूछा राजकाज क्या है तो मैं ये बोलूं कि राजकाज से रिलेटेड होगा। तो मैंने वही बोला मैम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं एक गेस्ट लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, है ना। तो मैंने कहा कि ये जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नेंस वाला जो अपना सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करने का एक काम है, और यही था। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आपके जो गैस है वो बहुत स्मार्ट है, कि आप पूछने का कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, कि आप एक ब्यूरोक्रेट
के लिए उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो कि ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, तो आप सीधी सी बात है, आपका कॉन्टेक्स्ट है कि वो गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल होगा, है ना। यही कहीं ना कहीं उनको इस चीज की तरफ इशारा कर देती है कि ये आदमी स्मार्ट है, इसमें विजडम है, और इसको बहुत सारे फैक्ट्स ना पता हो, लेकिन इसको पता है कि कोई चीज़ क्यों पूछी जा रही है। और मैं इंटरव्यू में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनको भी यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ भी जो भी मॉक इंटरव्यू सीरीज शुरू होने वाली है उनमें इन्हीं चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत सारी जगह नहीं मिलती हैं। आपको फीडबैक में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपको वहाँ पे बोल जाएगा करंट अफेयर्स पे काम करो, आप वॉक इन कैसे करो उस पर काम करो, बैठ कैसे, ये तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, है ना। आपको जो ये चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या आप में चीज़ है जो छुपी हुई है, उसको आप कैसे बाहर निकालो, और कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाती है इस चीज़ में। हाँ, ये बेसिक क्राउड से जो डिफरेंशिएट करती है, हाँ, वो यही चीज़ करती है। जैसे एक साहब है, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा सुना है कि इंटरव्यू में बैठो कि एकदम हाथ ही नहीं है, तो सीधे करके और हल्की सी मुस्कुराते रहो ऐसे करके। अब आपसे पूछा गया कि साहब चाइल्ड लेबर पे कुछ बताइए, अब आप ऐसे बैठ के मुस्कुरा के बताएं सर चाइल्ड लेबर तो साहब बड़ी ख़राब चीज़ है, तो कैसा लगेगा सामने वाले को कि आप उस मुद्दे से कनेक्टेड ही नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, आप सेंसिटिव नहीं है उस चीज़ के लिए। तो जैसा सर ने कहा कि इंटरव्यू प्रोसेस जो है, मॉक इंटरव्यूज़ अब यहाँ एग्जाम मिनिस्ट्री में हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस बार राजस्थान सर्विसेज के इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस क्वालिफाई हो गया, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूर एनरोल करें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपको मेंटर किया जाएगा, जिस तरीके से ग्रिलिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। कुछ स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों के लिए रखी जाएंगी, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में आपको बताया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा दीपक आपकी जो है जर्नी के बारे में डिस्कस करके, और उम्मीद करते हैं कि एक और पॉडकास्ट बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। बाकी जिस तरीके से आप बच्चों को मेंटर कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों में फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मतलब वाकई जो बच्चों का प्यार है दीपक सर के लिए वो देखने को मिलता है। ऊंचे कद के बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हैं दीपक सर, जो अपनी रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं और जो बहुत बेबाकी के साथ जो है सारी चीज़ों को बताते हैं। जिस तरीके से बताया कि साहब लैंग्वेज के ट्रांजिशन ने कैसे थोड़ा सा परेशान किया हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, और आई एम श्योर कि काफ़ी बच्चे जो हैं इस जर्नी के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जो है मीडियम को लेके बहुत परेशान रहते हैं, जी सर, है ना। ख़ास तौर पे जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि वो जब इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देंगे शायद तभी उनका क्वालिफिकेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये बहुत गलत चीज़ बहुत गलत चीज़ उनके मन में डाल दी गई है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है उनके फेलियर का। जी, मेरा तो खुद का मैं बता रहा हूँ ना कि 1-2 साल पीछे इस चीज़ ने मुझे धकेला है। हाँ, तो आप लोग किसी वजह से अपनी जर्नी में पीछे ना जाएं, और बेहतरीन मेंटरिंग आपको मिले, इसलिए एग्जाम मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया गया है। तो जो बच्चे हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ें। बहुत अफोर्डेबल प्राइजेज़ हैं हमारे प्रोग्राम के। अगर वो ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं तो अवेलेबल है जयपुर में, और अगर वो ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं लाइव प्लस मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज़, तो उसका अलग प्राइस है। और अभी फेस्टिव ऑफर जो हमने दिवाली पर निकाला है, वो रिकॉर्डेड एक कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। वो हमने एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स निकाला है, जिसका प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस हमने प्रमोशनल प्राइस रखा है सिर्फ 1999 रुपीज़। तो बहुत सारा पैसा ऐसे ही खाने पीने में खर्च हो जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा फाउंडेशन कोर्स की रिकॉर्डेड क्लास आपको मिले, टेलीग्राम पे भी इतना सस्ता नहीं मिल रहा है यार, तो हमने इसीलिए रखा है कि वो जो है बच्चे जुड़ सकें हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़रूर आप उस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू दीपक, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और ऐसी चर्चा करते रहेंगे हम फिर। ओके, यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। कोई शेर अगर आप सुनाना चाहें आखिर में? एक ऐसा ही शेर है जो मैं दिल्ली जब तैयारी करता था, तो उस टाइम मैंने लिखा था कि उदास सांझ अक्सर गम को पी लेता हूँ, उदास सांझ गम को अक्सर पी लेता हूँ, मौत हर वक्त गला दबाती है जिंदगी का, मैं इस शहर में भी जी लेता हूँ। तो हम तो वहाँ भी जी लेते हैं जहाँ पे मौत तांडव कर रही होती है ना, और यही स्पिरिट कहीं ना कहीं जो है हमें चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए उदास सांझ भी बैठ कर ना गम को पीते रहें, आगे बढ़ते रहें, नीलकंठ होते रहे, है ना, कि जहर को पी के आगे बढ़ गए। तो ये वाली स्पिरिट होनी चाहिए ना। और मेरा जो ये शेर इस तरह के निकल के आते हैं वो मेरी तैयारी का हिस्सा है। लोगों को लगता है इसका दिल बहुत टूटा होगा, लेकिन मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन यूपीएससी ने तोड़ा है, बहुत बार तोड़ा है। तो वो चीज़ें हैं।
नहीं, आई होप कि आपका दिल ना टूटे और किसी भी फॉर्म में ना टूटे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही पॉडकास्ट पे आप लोगों से मिलते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।